Hello friends, welcome to our channel Pharma Insights. Today we are going to discuss an important topic according to the NIPER point of view, that is ratio, proportion and the partnership under नॉन फार्मा सीरीज। तो चलो आज का टॉपिक शुरू करेंगे। तो आज के लेक्चर में हम देखने जा रहे हैं रेशियो क्या होता है, उसके बेसिस पे डिफरेंट एग्जाम्पल, मतलब जो फ्रैक्शन होता है अगर उसको सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करें तो उसको बोलते हैं रेशियो। नेक्स्ट देखेंगे हम कि प्रोपोर्शनल क्या है, डिफरेंट मेथड्स फॉर कैलकुलेटिंग द फर्स्ट प्रोपोर्शनल, सेकंड, थर्ड एंड द फोर्थ प्रोपोर्शनल। ठीक है, उसके बाद में देखेंगे कि डिस्ट्रीब्यूशन के जो एग्जांपल है, डिस्ट्रीब्यूशन की जो मेथड है उसके बेसिस पे हम देखेंगे। उसके बाद में देखेंगे कि पार्टनरशिप पे के अंडर में जो प्रॉब्लम है उसमें देखेंगे कि स्लीपिंग पार्टनर क्या होता है, जो एक्टिव पार्टनर है वो क्या होता है, उसके बाद में उसका रेशियो कैसे कैलकुलेट किया जाता है प्रोपोर्शनल का। उसके अंडर में देखेंगे कि डिफरेंट केस, मतलब दोनों ने अगर सेम इन्वेस्टमेंट किया डिफरेंट टाइम के लिए, सेम टाइम के लिए अलग अलग इन्वेस्टमेंट किया, इसके बेसिस पे हम सब आज कवर करने जा रहे हैं। तो एट द एंड आपको क्लियर हो जाएगा कि रेशियो, प्रोपोर्शनल एंड द पार्टनरशिप क्या है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। जो रेशियो है, रेशियो एंड प्रोपोर्शनल क्या होता है ये देखो। द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द फ्रैक्शन इज कॉल्ड एज अ रेशियो। रेशियो को क्या बोला जाता है, सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द फ्रैक्शन रेशियो। दैट इज देखो 12:15 अगर देखा हमने, ये क्या है, फ्रैक्शन है। तो इसको कन्वर्ट करते हैं 4:5 में। तो देखो जो 12 है, 12 3 4 जा 12 एंड 3 5 जा 15। तो रेशियो हमारे पास आएगा 4:5। तो देखो इसके बेसिस पे डिफरेंट एग्जाम्पल है हमारे पास। ठीक है, इफ इन डिवाइड फॉर्म, जो अगर हमको ध्यान में रखना है, अगर डिवाइड में है तो देन डायरेक्ट वैल्यू कैन बी पुट। अगर देखो इसका मतलब है A:B है हमारे पास, A/B इज इक्वल टू 3:4 है। तो इसका सीधा हमको वैल्यू पुट कर सकते हैं। अगर डिवाइड में नहीं है तो हम सीधा वैल्यू नहीं पुट कर सकते। ठीक है, ये ध्यान में रखना है। तो A:B इज इक्वल टू 3:5, तो हम इसको डिवाइड में लिख सकते हैं A:B को। तो डायरेक्ट वैल्यू हम पुट करेंगे, ए का 3 करेंगे और बी का 5 करेंगे। तो 3 और एंड 5 पुट करने के बाद क्या आएगा, A+B एंड द B-A। तो 3 + 5 आएगा और B-A 5-3 आएगा, 8/2 4 आएगा, 2 4 जा 8। उसके बाद में देखेंगे सेकंड एग्जांपल, x/y = 2/3। ये भी डिवाइड में है तो इसका सीधा वैल्यू पुट कर देंगे, 3x + 2y / 9x + 5y, 3 × 2 3 × 2 + 2 × 3 / 9 × 2 + 5 × 3। तो 3 × 2 6, 6 + 6, 9 × 2 18, 5 × 3 15, 12 / 33। तो ये ध्यान में रखना है। ठीक है, 3 4 जा 12, 3 11 जा 33। तो क्या आएगा, 4:11 हमारे पास इसका जो आंसर है वो क्या आएगा, 4:11। तो आगे देखते हैं। हाँ देखो, अब तक हमको डिवाइड में मिला था A:B और B:C। A:B अगर डिवाइड में मिला तो सीधा हम वैल्यू पुट कर देंगे, लेकिन ये क्या है, A:B:C। तो सीधा हम ए का वैल्यू 2, बी का वैल्यू 3 और सी का वैल्यू 4 पुट नहीं कर सकते। तो इसके लिए अलग अलग मेथड है। तो हमारे पास दो मेथड आती है। तो फर्स्ट मेथड क्या रखता है कि जो ए है, तो ए को क्या कंसिडर करना है, 2x। ठीक है, बी को क्या कंसिडर करना है, बी को 3x कंसिडर करना है और सी को कंसिडर करना है 4x। तो ये जो हम कंसिडर कर रहे हैं, इसका हमारे पास जो इक्वेशन है हमको दिया गया है क्वेश्चन में, तो उसमें हम पुट करेंगे। ठीक है, 2 इंटू ए की जगह क्या आएगा, 2x, 3 इंटू 3x + 4x, 4 इंटू 4x इज इक्वल टू 33। तो देखो 2 इंटू 2 क्या आएगा, 4x, 3 इंटू 3 -9x प्लस 4 इंटू 4 क्या आएगा, 16x इज इक्वल टू 33। तो इसका आंसर आएगा 4, 16 + 4 20, 20 - 9 11। तो 11x इज इक्वल टू 33, x इज इक्वल टू 11 डिवाइड में जाएगा, 11 3 जा 33। तो हमारे पास आंसर आएगा x इज इक्वल टू 3। तो x इज इक्वल टू 3 हमको क्या बोला है, कैलकुलेट करने के लिए, c कैलकुलेट करने के लिए बोला है। तो c का हमारे पास वैल्यू हमने क्या कंसिडर किया था, 4x। तो 4 इंटू एक्स की वैल्यू हमारे पास है 3, 4 इंटू 3 12, ये हमारे पास आ गया। ये हो गया फर्स्ट मेथड। सेकंड मेथड हमारे पास है A:B और B:C। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, ये देखो
A:B और B:C, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो A:B क्या आएगा, 2:3, इधर आएगा 2:3 आएगा। और जो B:C है, B:C क्या आएगा हमारे पास, 3:4, 3:4। तो इसके बाद 2:3, 3:4। तो ये इसके बेसिस पे हमको रेशियो कैलकुलेट करना है, A:B:C। तो ये कैसे कैलकुलेट करना है, तो बेसिकली हमको क्या करना है, ऐसी लाइन खींच लेना है इसके बेसिस पे। तो ये 2:3 ऐसा लिखना है, उसके ही जस्ट नीचे लिखना है 3:4। तो ये होगा A। जब हम इसका A कैलकुलेट करके मल्टीप्लाई, 3:3 ये हो गया B, और 3:4 ये हो गया C। ठीक है, ये ध्यान में रखना है। तो 2 इंटू 3 क्या होगा, 6 होगा हमारे पास। ठीक है, 2 इंटू 3 6 होगा, इज टू जो 3 इंटू 3 9 होगा, और 3 इंटू 4 12 होगा। ठीक है, ये होगा हमारे पास इसके बेसिस पे। ठीक है, ये होगा हमारे पास। तो इसको और सिंपली में कैसा किया जाता है, 3 2 6, ठीक है, 3 2 6, 3 3 9, 3 4 12। तो इसका जो आंसर आएगा हमारे पास वो आएगा 2:3:4। ऐसा ध्यान में रखना है। ठीक है, इसके बेसिस पे ये हमारे पास प्रॉब्लम था, इसके बेसिस पे हमने आंसर निकाला है A:B और B:C का। A:B:C का हमारे पास 2:3:4 है, 2:3:4। ठीक है, हमने देख लिया, हमारे पास सीधा दिया गया था, लेकिन हमने तब भी कैलकुलेट करके देखा। इसके सेम हमारे पास सेकंड एग्जांपल है, A:B इक्वल टू 2:3, B:C इक्वल टू 5:7। तो कैसा करना है, हमने आपको बोला है कि ट्रिक ध्यान में रखना है कि देखो, तो फर्स्ट आएगा ए कैसा आएगा, 2:5, 2 इंटू 5 हमारे पास आएगा 10, 5:3 15, और द 7 इंटू 3 21। तो ऐसा कैलकुलेट कर सकते हैं, ये देखो, ये आपको समझ में आएगा। ठीक है, ऐसा कैलकुलेट करना है, मतलब कम टाइम में हमको अगर कैलकुलेट करना है तो ये ट्रिक आपके लिए बहुत ही इजी है। ठीक है, इसके बाद में हम देखेंगे कि x इज इक्वल टू 1/3 y इज इक्वल टू 1/2 z, देन फाइंड द रेशियो ऑफ x y एंड z। ठीक है, ऐसा कैलकुलेट कर सकते हैं हम, हो गया। तो x इज इक्वल टू 1/3 y, हम इसको कैसा लिख सकते हैं, x डिवाइड बाय y इज इक्वल टू 1/3, और y इज टू z को कैसे लिख सकते हैं, y डिवाइड बाय z इज इक्वल टू 1/2 लिख सकते हैं ना ऐसा। देखो, y इधर आ गया, डिवाइड में हो गया, z इधर आ गया, डिवाइड में हो गया। तो हमारे पास क्या आएगा, x डिवाइड बाय y 1/3 इज इक्वल टू y डिवाइड बाय z 1/2। तो इसको हम कैलकुलेट कैसे करेंगे, ठीक है। तो x डिवाइड बाय y हमारे पास आएगा 1:3 आ गया। तो सेकंड क्या है हमारे पास, y बाय जेड, y/z कितना आ गया हमारे पास, 1:2। तो आपको ट्रिक बताया है कैलकुलेट करने के लिए, ऐसा ध्यान में रखना है। ठीक है, ऐसा नहीं, ऐसा ध्यान में रखना है। ठीक है, और एक बार देखते हैं कि हमारे पास है 1:3 है और 1:2 है। ठीक है, ऐसा ध्यान में रखना है। ठीक है, तो कैलकुलेट करेंगे x/y/z। तो 1 इंटू 1 हमारे पास आएगा 1। ठीक है, सेकंड y के लिए क्या करना पड़ेगा हमको, 1:3, तो ये आएगा 3, और z के लिए क्या करना पड़ेगा, 3 × 2 6। तो ये आपको ध्यान में आया होगा। ठीक है, ये हो गया। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं कि A:B इज इक्वल टू 3:4, B:C इज इक्वल टू 6:4, फाइंड A:A+C। तो देखो, ये हमको कैलकुलेट करना है, जो A है ABC, तो इन्होंने सीधा कैलकुलेट कर दिया कि 3:4, B:C मतलब 6:5 दिया है। ठीक है, हमारे पास ट्रिक है कैलकुलेट कैसा करना है। अगर हमको A:B दिया है, B:C दिया है,
तो कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास है, तो A/B है, B/C है, तो A कैसे कैलकुलेट करेंगे, 3 इंटू 6, 6 3 ज़ा 18 आ गया हमारे पास। उसके बाद में 6 4 ज़ा 4 ज़ा 24 B का वैल्यू। उसके बाद में 5 4 ज़ा 20 ये आ गया, हो गया। सबको अगर 2 से डिवाइड किया जाए, 2 से डिवाइड किया जाए तो क्या आएगा, 18 को 2 से डिवाइड करने के बाद 9 आएगा, 24 को 12 आएगा और 20 को 10 आएगा। ये होगा इसका सिंपलेस्ट फॉर्म, इसके बाद नहीं होगा वो। तो ये हो गया हमारे पास नॉर्मल रेशियो। तो इसके बाद हमको क्या पूछा गया है, A/A+C, ठीक है। तो ए का वैल्यू क्या है हमारे पास 9 है और A+C का ए 9 प्लस 10 19, तो हमारे पास रेशियो क्या आएगा 9:19। ये आपको समझ में आया होगा रेशियो, ये हो गया। उसके बाद में हमको देखना है नेक्स्ट प्रॉब्लम, A/B इज इक्वल टू 2/3, B/C इज इक्वल टू 4/5, फाइंड A+B एंड B+C। तो बेसिकली हमको फर्स्ट क्या कैलकुलेट करना है, A, B और C का वैल्यू कैलकुलेट करना है। उसके बाद में हमको प्लस में रेशियो निकालना है, ठीक है उसका। तो हमारे पास क्या है, A/B इज इक्वल टू, हमने ध्यान में रखना है 2:3, A/B, B/C 4:5, ये हो गया हमारे पास। तो आपको ट्रिक बताया है कि कैलकुलेट कैसा करना है ऑन द बेसिस ऑफ, अगर A/B है, B/C है, उसका वैल्यू दिया है तो उसके बेसिस पे हमको A/B/C रेशियो कैसा कैलकुलेट करना है। तो देखो ये है हमारे पास, ऐसा निकाल दिया, 2 इंटू 4, 4 2 ज़ा 8, ए का वैल्यू आ गया। बी का वैल्यू निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, जो 4 है 4 इंटू 3 12 आ गया, 3 इंटू 5 15 आ गया। ये हो गया हमारे पास A/B/C, ये कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो इसके बेसिस पे हमको A+B 8 प्लस 12, B+C 12 प्लस 15, ये ध्यान में आ गया हमारे पास। 8 प्लस 12 20, 20:27, ये ध्यान में आ गया। वैसे ही ये है A/B इज इक्वल टू 3, 3:4, C इंटू B इज इक्वल टू 6:5। तो ऐसा दिया है, हम B/C भी इसको लिख सकते हैं। उसके बेसिस पे हमको ABC कैलकुलेट करना है। AB जैसा हमने दिया है वैसा ही है, A/B 3:4, B/C 5:5, 5:6। तो ये एक इसके नीचे में लिखने के बाद हमारे पास आ जाएगा 3 इंटू 5 15, 4 इंटू 5 20, 4 इंटू 6, ठीक है। आपको ये समझ में आया होगा। तो देखो आगे शुरू करते हैं डिफरेंट टाइप के, जो थोड़ा उसका लेवल टफ आए, ऐसे क्वेश्चन हम देखने जा रहे हैं, ठीक है। तो देखो फर्स्ट आता है A/2 इज इक्वल टू B/3 इज इक्वल टू C/4, इस टाइप के क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे हमको पेपर में। उसके बाद में सेकंड आएगा 2A इज इक्वल टू 3B इज इक्वल टू 4C, फाइंड A/B/C, इस टाइप के भी क्वेश्चन आएंगे, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। और उसके बाद में लास्ट आएगा ये, इसके इसके जैसे अगर क्वेश्चन आए तो कैसे सॉल्व करेंगे। देखो अगर डिवाइड में अगर आ रहा है A/2, B/3, C/4, तो इसका सीधा सिंपल कुछ भी लॉजिक लगाना नहीं है, जो रेशियो है उसके जो नीचे है डिनोमिनेटर में वही उसका वैल्यू होगा। तो A का वैल्यू 2 होगा, B का 3 होगा, C का 4 होगा, 2:3:4, ये ध्यान में रखना है, ठीक है। ये हो गया फर्स्ट टाइप का। सेकंड टाइप हमारे पास आता है 2A इज इक्वल टू 3B इज इक्वल टू 4C। तो देखो ये जो वैल्यू है ना 2A 3B, ये एक दूसरे को से बराबर है, तो इसको हम कंसिडर क्या करेंगे, के भी कंसिडर कर सकते हैं, नहीं तो इसको अलग मेथड है हमारे पास, 2A इज इक्वल टू 3B, ठीक है। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, B अगर नीचे आए और 2 इधर जाए तो A/B इज इक्वल टू 3:2 भी लिख सकते हैं इसको, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद में हमारे पास है 3B इज इक्वल टू 4C, ठीक है। तो 3B इज इक्वल टू 4C, इसको हम लिख सकते हैं B इज टू और B डिवाइड बाय C इधर आएगा, तो इसको लिख सकते हैं कि 4/3, ये हो गया। तो ये आ गया हमारे पास। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, A/B इज इक्वल टू 2 नहीं 3:2 लिख सकते हैं। और B/C को कैसे लिख सकते हैं, B/C को हम लिखेंगे 4:3, ठीक है।
4:3 लिखेंगे। तो देखो 3:2 और 4:3 है, तो इसके बेसिस पे हम सीधा कैलकुलेट कर सकते हैं A:B:C का वैल्यू। ठीक है, ये हो गया हमारे पास ट्रिक। आपको बोला गया है कि कैसा कैलकुलेट करना है। तो 3 into 4 कितना आएगा हमारे पास 12। ठीक है, उसके बाद में 4 into 2 8, उसके बाद में है 3 into 2 6, ये हो गया। तो इसको अगर सबको डिवाइड कर दिया जाए 2 से, तो इसका 3 आएगा, इसका आएगा 4, इसका आएगा 6 आएगा। तो 6:4:3 ये आ गया हमारे पास रेशियो A:B:C का। ये हो गया, ये हो गया एक ट्रिक। दूसरा ट्रिक क्या है हमारे पास, जो ए है, ए का अगर हमको A:B:C का रेशियो कैलकुलेट करना है, ए के लिए कैलकुलेट करना है, तो जो ए का जो वेरिएबल है उसको छोड़कर बाकी का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। देखो 3:4 ए कैलकुलेट करने के लिए, बी के लिए क्या करना पड़ेगा, बी का छोड़ के ए और सी का 4:2 और सी का कैलकुलेट करने के लिए 3:2। ये हो गया सिंपल। ऐसा भी कर सकते हैं, देखो इजी ट्रिक है। अगर हम आपको कैलकुलेट करके लिखना है, सॉल्व करना है, तो ए ट्रिक अच्छा है, नहीं तो फिर एमसीक्यू सॉल्व करने के लिए ए भी सही है। ठीक है, ये तो हमने देख लिया, सिंपल वैसे ही इसका है। ठीक है, तो इसको, ये जो हमने देखा है इसके तरह ही भी इसको सॉल्व कर सकते हैं, और हमारे पास ट्रिक जो हम आपको सेकंड टाइप पे बताया वो भी कर सकते हैं। तो देखो ये जो ए है, अगर हमारे पास ए क्या था, रेशियो में नहीं था हमारे पास ए का जो वेरिएबल है, जो, और अब जो सेकंड प्रॉब्लम है उसमें क्या है, ए का जो वेरिएबल है वो रेशियो के फॉर्म में है। तो रेशियो के फॉर्म में है, तो हमको कैसा कैलकुलेट करना है उसका रेशियो। तो देखो अगर ए के लिए हमको रेशियो कैलकुलेट करना है, तो क्या आएगा हमारे पास 2, मतलब इसको बोलते हैं डिनोमिनेटर, इसको बोलते हैं न्यूमरेटर। तो ए के लिए कैलकुलेट करना है, तो हमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ए का जो डिनोमिनेटर है उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बी और सी के वेरिएबल के न्यूमरेटर से। ठीक है, तो क्या आएगा 2 into 3 into 2, ये होगा ये। उसके बाद में हमारे पास बी है, तो बी के लिए क्या करना पड़ेगा 4, जो डिनोमिनेटर है 4, 4 into 5 into 2, जो रिमेनिंग है उसका न्यूमरेटर, और जो हमको निकालना है उसका डिनोमिनेटर, ऐसा करके मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, 4 into 5 into 2। उसके बाद में सी के लिए कैलकुलेट करने के लिए इसका डिनोमिनेटर 7, 7 into 5 into 3। ठीक है, ये ध्यान में रखना है। इसके बेसिस पे हमको रेशियो निकालना है। 3 3 2 6, 6 2 12, 5 4 ऐसा ऐसा हमको कैलकुलेट करना है। ठीक है, ये आपको ध्यान में आया होगा कि कैसे रेशियो के बेसिस पे क्वेश्चन आते हैं, उसको कैसे सॉल्व किया जाता है। तो देखो ए तो इजी है, ये तो बन जाएगा, लेकिन आपको ध्यान में रखना है A/2 अगर आया तो क्या करेंगे, 2A 3B और 4C अगर आया तो क्या करेंगे। अगर इसके बाद में देखना है कि जो रेशियो में अगर वेरिएबल है, तो उसके बाद उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसका डिनोमिनेटर लेके बाकी का न्यूमरेटर लेके हमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये हो गया। इसके बाद में देखते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन के बेसिस पे प्रॉब्लम देखते हैं। तो देखो डिस्ट्रीब्यूशन के बेसिस पे हमको प्रॉब्लम देखना है। 2400 डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन ए बी एंड द सी इन द रेशियो दिया है हमको 2:3:4। फाइंड द डिफरेंस ऑफ अ शेयर बिटवीन द बी एंड द सी। तो जो बी एंड सी को जो शेयर मिलेगा, तो उसको शेयर का जो डिफरेंस रहेगा वो कितना होगा, ये हमको पूछा गया है। तो हमको स्टार्टिंग में देखना है कि क्वेश्चन में दिया क्या गया है। तो रेशियो हमारे पास दिया है 2:3:4। टोटल रेशियो का यूनिट हमारे पास है 4 + 3 7, 7 + 2 9 होगा। तो कितना आएगा 9। ठीक है, टोटल रेशियो यूनिट ये हो गया। तो हमको कैलकुलेट क्या करना है, डिफरेंस कैलकुलेट करना है C/B का, सी बी एंड सी का। तो बी एंड सी का यूनिट के बेसिस पे अगर हमको रेशियो, हमने डिफरेंस निकाला यूनिट के बेसिस पे, तो हमारे पास क्या आएगा 4 - 3 = 1 आएगा। ठीक है, ये हो गया। तो हमारे पास टोटल कितना है 9। तो जो 5400 है
तो इसको हमको 9 यूनिट में डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। अगर 9 यूनिट में अगर डिवाइड कर दिया तो 9 6 जा 54 ऐसा आएगा। तो 1 यूनिट इज इक्वल टू क्या आएगा, अगर 9 यूनिट में डिवाइड किया तो 1 यूनिट इज इक्वल टू 600 आएगा। तो डिफरेंस का यूनिट हमारे पास कितना आया 1, तो 1 इज इक्वल टू 600, ये आ गया हमारे पास आंसर। ये हो गया हमारे ट्रिक के बेसिस पे। अगर हमको फॉर्मूला में जाना है तो फॉर्मूला में कैसा, हमारे पास फॉर्मूला क्या है, जो टोटल अमाउंट है, टोटल अमाउंट इनटू जो हमको डिफरेंस निकालना है उसका इधर डिफरेंस आएगा डिवाइड में जो टोटल यूनिट है, टोटल यूनिट का सम आएगा नीचे, ठीक है। ये हो गया। तो इसके बेसिस पे हमको अगर फॉर्मूला से जाना है तो फॉर्मूला, नहीं तो सीधा क्या करना है, आपको निकालना क्या है और हमको अमाउंट कितना दिया है। अगर अमाउंट दिया है 5400 तो इसको हम डिवाइड करेंगे 9, जो हमारा रेशियो है उसको सम करके उसके बेसिस पे हम 4 प्लस 3 प्लस 2 9, तो 9 में हम उसको डिवाइड करेंगे। तो डिवाइड किया तो हमारे पास क्या है 1 यूनिट इज इक्वल टू 600। तो इसके बेसिस पे हमको कैलकुलेट करना है, ये आपको समझ में आएगा, ठीक है। ये देख लिया। उसके बाद में हमारे पास है सेकंड क्वेश्चन, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है ए इज टू बी इज टू सी इज इक्वल टू 1/2 इज टू 1/3 इज टू 1/4। तो देखो ये हो गया। तो इफ ए प्लस बी इज इक्वल टू 7800 फाइंड द शेयर ऑफ द ए। तो ए का शेयर निकालना है हमको, ठीक है। तो अगर ऐसा क्वेश्चन है हमारे पास कि उसको जो रेशियो में दिया है उसका रेशियो में दिया है जो हमारे पास है, तो उसको कैलकुलेट कैसे करते हैं। तो इसका पहले क्या करना पड़ेगा, हमको एलसीएम निकाल के उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो देखो जो डिनोमिनेटर है उसका एलसीएम निकालेंगे 4 3 एंड 2। तो अगर कम से कम इसमें जो सबका डिवाइड जाए वो हमको निकालना है। तो 12 को सबसे डिवाइड जाएगा, ठीक है। कि 2 से भी 12 को जाएगा, 3 से भी जाएगा और 4 से भी जाएगा। अगर 2 इसको मल्टीप्लाई कर दिया जाए 12 से और इसको भी कर दिया जाए 12 से और इसको भी 12 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए, मतलब अगर ऐसा है इसको हमको सिमिलर करना है तो क्या करना पड़ेगा, जो डिनोमिनेटर है उसका क्या करना पड़ेगा, हमको एलसीएम निकालना पड़ेगा। एलसीएम निकालने के बाद उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, वो जो रेशियो है। तो इसको मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास आता है 6:4:3, मतलब 1/2 को अगर 12 से डिवाइड किया जाए तो 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, ये आ गया हमारे पास। 3 से किया तो 3 1 जा 3, 3 4 जा 12 आएगा, 4 1 जा 4, 4 3 जा, तो ये रेशियो आ गया। ये हमने इसको सिंप्लीफाई कर दिया, ठीक है। तो सिंप्लीफाई करने के बाद इसका पूरा टोटल कितना आ रहा है हमारे पास, 6 + 4 10, 10 + 3 12, ठीक है। 10 + 3 30, ये हो गया हमारे पास। तो हमको निकालना क्या है, ए प्लस बी का सम दिया है हमको, जो शेयर है शेयर का सम कितना है 7800, ठीक है। तो ये हो गया। तो ए प्लस बी का हमारे पास यूनिट कितना आएगा, ए प्लस बी 6 + 4 10, तो 1 यूनिट इज इक्वल टू कितना आएगा, 1 यूनिट इज इक्वल टू हमारे पास आएगा 780, ठीक है। ये हो गया 1 यूनिट इज इक्वल टू 780 आएगा, ठीक है। तो हमको क्या करना है, ए का शेयर निकालना है। तो ए का शेयर हमारे पास, ए का यूनिट कितना है हमारे पास 6, ए का यूनिट अगर 6 है, 1 यूनिट बराबर 780 है, तो 6 यूनिट बराबर कितना आएगा 780 इंटू 6। तो देखो ये हमारे पास आया है। तो इसका मल्टीप्लाई करने के बाद 606, 6 8 जा 48, कैरी 4 8 रिमेन, 7 6 जा 42, 42 प्लस 4 46, तो हमारे पास आएगा 4680, ये हमारे पास आ गया, ठीक है। इसका वैल्यू तो आपको समझ में आया होगा। हमने पहले कैलकुलेट क्या किया, जो हमको रेशियो दिया था उसको पहले हमने सिंप्लीफाइड के इसमें कर दिया बाय मल्टीप्लाइंग द एलसीएम ऑफ द डिनोमिनेटर, ऑल द वैल्यू का डिनोमिनेटर का हमको एलसीएम निकाल के हमने उसको मल्टीप्लाई कर दिया। उसके बाद में हमने क्या किया, जो हमारे पास टोटल अमाउंट है उसका हमने एक यूनिट निकालने के लिए, एक यूनिट का वैल्यू निकालने की उसको सब पूरे टोटल यूनिट से डिवाइड किया। तो हमारे पास 1 यूनिट का वैल्यू कितना आया, देखो 1 यूनिट का वैल्यू आया हमारे पास 780, ठीक है, वैल्यू ऑफ 1 यूनिट, ठीक है। तो शेयर हमको क्या निकालना है, शेयर ऑफ ए।
तो शेयर ऑफ ए का कितना यूनिट है 6, तो हमने 1 यूनिट का निकाला 780, तो 6 यूनिट का कितना आएगा इंटू 6 किया, आंसर आ गया। उसके बाद में नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। इफ इफ 7200 is distributed between A, B, C, but A half, B 1/3 and the C 1/4 of the total money are equal। क्या बोला है, जो A का हाफ है, B का थर्ड है और C का 1/4 है ऑफ टोटल मनी आर इक्वल, देन फाइंड द शेयर ऑफ C। तो हमको क्या करना है, C का शेयर निकालना है कितना है। तो 1 का हमको क्या दिया है, गिवन में क्या दिया है ये देखते हैं। ए का 1/2, बी का 1/3 एंड सी का 1/4 ऐसा दिया है। तो इसको हमको सिंप्लीफाइड इसमें कन्वर्ट करना है। सिंप्लीफाइड इसमें अगर आपको पहले ही बोला था, अगर वो डिवाइड में है तो सीधा उसका वैल्यू पुट कर सकते हैं हम। 2:3:4 ये हो गया हमारे पास। रेशो है A:B:C का 2:3:4। तो टोटल यूनिट हमारे पास कितना है, 4 + 3 7, 7 + 2 9, तो 9 यूनिट है। तो देखो जो 72 है, तो 7200 है, तो 7200 का हमको जो हमारे पास यूनिट है 9 यूनिट, तो 9 यूनिट में 7200 को हमको डिवाइड करना है। तो हमारे पास क्या आएगा, 1 यूनिट का वैल्यू आएगा। तो देखो 7200 को अगर हमने 9 से डिवाइड किया तो हमारे पास क्या आएगा, 1 यूनिट का वैल्यू। ठीक है, 1 यूनिट का वैल्यू आ गया हमारे पास 800। तो हमको क्या बोला है, फाइंड द शेयर ऑफ सी। तो सी का जो यूनिट है वो कितना है, 4 है। तो 800 को अगर 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, 800 को 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, हमारे पास आएगा 8×4 = 32 और 220, ठीक है, 3200 ये आ गया हमारे पास। ठीक है, तो आपको समझ में आएगा हमको कैलकुलेट कैसा करना है। तो इसके लिए हमको बेसिकली क्या करना पड़ेगा, जो हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन को हमको ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद में उसको जो ये दिया है अपना रेशियो, तो रेशियो को हमको सिंप्लीफाइड वे में कन्वर्ट करना पड़ेगा। सिंप्लीफाइड वे में कन्वर्ट करने के बाद हमारे पास क्या आएगा, टोटल जो रेशियो है उसका यूनिट आएगा, टोटल यूनिट। उसको उसको हमको क्या करना है, जो टोटल अमाउंट है उसको वो यूनिट में डिवाइड करने के बाद, वो यूनिट से टोटल अमाउंट को डिवाइड करने के बाद हमारे पास आएगा 1 यूनिट का वैल्यू। तो 1 यूनिट का वैल्यू आने के बाद हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। ये हो गया। ठीक है, आगे चलती है प्रोपोर्शनल। तो प्रोपोर्शनल क्या रहता है, अगर दो रेशियो, इफ 2 रेशियो आर इक्वल देन इट इज कॉल्ड एज अ प्रोपोर्शनल। ठीक है, तो A:B एंड इज इक्वल टू C:D है, तो ये क्या है, एक दूसरे के प्रोपोर्शनल है, ये ध्यान में रखना है। तो A क्या हो गया इसमें से, फर्स्ट प्रोपोर्शनल, B क्या हो गया, सेकंड प्रोपोर्शनल, C क्या हो गया, थर्ड प्रोपोर्शनल, और D हो गया फोर्थ प्रोपोर्शनल। ये आपको ध्यान में रखना है। तो A कैलकुलेट करने के लिए अलग अलग मेथड है। तो देखो कैसे हमको निकालना है, इसके बेसिस पे कैसे कैसे क्वेश्चन रहते हैं। तो देखो, फाइंड द फोर्थ प्रोपोर्शनल ऑफ द 6, 12 एंड 18। ए फर्स्ट प्रोपोर्शनल है, बी सेकंड प्रोपोर्शनल है, सी थर्ड है और डी फोर्थ है। तो हमको क्या करना है, डी की वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो 6/12 इज इक्वल टू 18। फर्स्ट प्रोपोर्शनल 6 है हमारे पास, सेकंड 12 है, थर्ड 18 है और फोर्थ है, हमको निकालना है। तो हमारा क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आएगा, x इज इक्वल टू 12 इंटू 18 डिवाइड बाय 6। 6 1 = 6, 6 2 = 12, 18 2 = 36। ये हमको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो उसके बाद में देखना है कि फाइंड द थर्ड प्रोपोर्शनल ऑफ द 6 एंड द 12। तो देखो 6 एंड द 12 ये दो हमारे दो प्रोपोर्शनल दिया है, हमको थर्ड कैलकुलेट करना है। तो देखो थर्ड प्रोपोर्शनल कैलकुलेट करने के लिए पहले हमको देखना पड़ेगा कि थर्ड प्रोपोर्शनल होता क्या है। थर्ड प्रोपोर्शनल लिखने के टाइम पे जो रेशियो रहता है वो क्या रहता है, A:B इज इक्वल टू B:C, ऐसा रहता है। ये जो हो गया थर्ड प्रोपोर्शनल, ए सेकंड, ए फर्स्ट, ऐसा अगर रेशियो में कन्वर्ट करना है तो ऐसा लिखते हैं उसको थर्ड प्रोपोर्शनल कैलकुलेट करने के लिए। तो इसीलिए हमको क्या करना पड़ेगा, जो 12 है वो 2 बार लेना पड़ेगा। ये देखो B और B 2 बार है, तो हमको जो सेकंड प्रोपोर्शनल है वो 2 बार लेना पड़ेगा थर्ड प्रोपोर्शनल कैलकुलेट करने के लिए। ये देखो क्या है,
6 डिवाइड बाय 12 इज इक्वल टू 12 डिवाइड बाय एक्स, तो हमको थर्ड प्रोपोर्शनल हमको मिल जाएगा। तो एक्स इज इक्वल टू 12 इंटू 12 डिवाइड बाय 6, तो 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 12 12 इंटू 2 24, तो हमारे पास थर्ड प्रोपोर्शनल क्या आएगा 24, ये ध्यान में रखना है। ये हो गया प्रोपोर्शनल के बेसिस पे फर्स्ट प्रोपोर्शनल कैसे कैलकुलेट करना है, सेकंड कैसे कैलकुलेट करना है, सेम। ठीक है, अगर हमको फर्स्ट कैलकुलेट करना है, अगर इसी का ही हमको अगर फर्स्ट प्रोपोर्शनल कैलकुलेट करना है, तो इधर क्या आएगा एक्स, तो आएगा एक्स डिवाइड बाय 6 इज इक्वल टू 12 डिवाइड बाय 18, क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया। तो नेक्स्ट देखते हैं पार्टनरशिप का प्रॉब्लम, पार्टनरशिप के बेसिस पे कैसे कैसे प्रॉब्लम आते हैं। तो देखो हमारे पास केस 1 है, 2 है, 3 है। तो केस 1 में क्या आएगा, केस 1 में है सेम इन्वेस्टमेंट डिफरेंट टाइम। तो देखो अगर एक बिजनेस कोई दो लोग मिलके, दो पर्सन मिलके अगर एक बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, तो देखो क्या हो सकता है, दोनों भी एक एक टाइम पे ही सेम इन्वेस्टमेंट करेंगे, मतलब अलग अलग टाइम के लिए। अगर मैं है, मेरा दोस्त है, तो अगर मैंने इन्वेस्ट कर दिया 2000 2 साल के लिए, अगर मेरे दोस्त ने इन्वेस्ट कर लिया 3000 3 साल के लिए, ये हो गया डिफरेंट इन्वेस्टमेंट डिफरेंट टाइम। अगर दोनों ने 2-2 हजार इन्वेस्ट किया, लेकिन मैंने 2 साल के लिए किया, उसने 3 साल के लिए, तो क्या आएगा सेम इन्वेस्टमेंट डिफरेंट टाइम के लिए। अगर मैंने 2000 3 साल के लिए किया, उसने 5000 5 साल के लिए किया, तो इसका क्या आएगा डिफरेंट टाइम डिफरेंट इन्वेस्टमेंट के लिए। तो देखो अगर सेम इन्वेस्टमेंट डिफरेंट टाइम के लिए है, तो हमारे पास जो प्रॉफिट का रेशियो आएगा, तो क्या आएगा टाइम के रेशियो के बराबर आएगा। ठीक है, उसके बाद में अगर सेम टाइम के लिए है लेकिन इन्वेस्टमेंट डिफरेंट है, सेम टाइम डिफरेंट इन्वेस्टमेंट है, तो हमारे पास जो प्रॉफिट है उसका प्रोपोर्शनल क्या आएगा इन्वेस्टमेंट का रेशियो में आएगा। P1 P2 इज इक्वल टू I1 I2, इन्वेस्टमेंट फर्स्ट का और सेकंड का इसके बेसिस पे आएगा। थर्ड है हमारे पास, देखो सेम इन्वेस्टमेंट डिफरेंट टाइम, प्रॉफिट का रेशियो टाइम के रेशियो के बराबर आएगा। उसके बाद में सेम टाइम डिफरेंट इन्वेस्टमेंट, प्रॉफिट का रेशियो इन्वेस्टमेंट के बेसिस पे आएगा। डिफरेंट टाइम डिफरेंट इन्वेस्टमेंट, तो जो प्रॉफिट का रेशियो आएगा वो इन्वेस्टमेंट एंड टाइम के बेसिस पे आएगा। ठीक है, ये ध्यान में रखना है। एक देखो पार्टनरशिप रहता है, उसमें रहता है एक स्लीपिंग पार्टनर, एक रहता है एक्टिव पार्टनर। तो देखो में अगर दो लोगों ने मिलकर अगर एक बिजनेस स्टार्ट किया, अगर एक वो बिजनेस में काम भी कर रहा है और दूसरा क्या है कुछ नहीं काम कर रहा है, बस उसने इन्वेस्ट करके रखा है, तो जिसने इन्वेस्ट करके रखा है कुछ काम नहीं कर रहा है बिजनेस के लिए, उसको बोलेंगे हम स्लीपिंग पार्टनर। और जो काम कर रहा है बिजनेस ग्रो करने के लिए, उसको हम बोलेंगे कि एक्टिव पार्टनर। तो ठीक है, इसके बेसिस पे हम कैलकुलेट करेंगे। तो फर्स्ट हम एग्जांपल देखेंगे कि सेम टाइम, सेम टाइम के लिए अगर दोनों ने इन्वेस्टमेंट किया, डिफरेंट इन्वेस्टमेंट सेम टाइम के लिए किया, तो उसका प्रॉफिट का रेशियो क्या आएगा। तो हमने देखा है अगर जो प्रॉफिट का रेशियो है सेम टाइम के लिए है लेकिन डिफरेंट इन्वेस्टमेंट है, तो इन्वेस्टमेंट के बेसिस पे हम उसका प्रॉफिट का रेशियो कैलकुलेट करेंगे। तो ये हो गया हमारे पास। तो देखो हमारे पास ए एंड बी स्टार्ट बिजनेस, ए गिव्स 60,000 for 2 years and B gives 75,000 for 2 years. Find its profit ratio. तो देखो प्रॉफिट रेशियो क्या आएगा, प्रॉफिट ऑफ ए एंड प्रॉफिट ऑफ इज टू प्रॉफिट ऑफ बी इज इक्वल टू, हमने क्या देखा था कि जो इन्वेस्टमेंट है उसके बेसिस पे उसका रेशियो कैलकुलेट होगा, 60 डिवाइड बाय इज टू 7500। तो इसका रेशियो कैसा आएगा देखते हैं, 60 डिवाइड बाय 75। तो देखो ये जो 0 0 है ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, इसको कैलकुलेट करते हैं, 5 12 जा 60 और 5 15 जा 75, ये आ गया हमारे पास। ठीक है, इसको और कैलकुलेट करेंगे कि और सिंप्लीफाई में कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं कि 3 4 जा 12 एंड 3 5 जा 15, तो हमारे पास आएगा 5:4 रेशियो आएगा। तो देखो जो प्रॉफिट आएगा, कुछ भी प्रॉफिट आए बिजनेस ग्रो होने के बाद, तो उसका जो डिविडेंड होगा, तो जो ए है उसको कितना मिलेगा, उसका 4% मिलेगा, और बी है उसका 5% मिलेगा, 5 उसका यूनिट 5। अगर उसने जो टोटल प्रॉफिट है अगर वो 9 यूनिट में डिवाइड हो रहा है, तो उसका जो
4 यूनिट है वो मिलेगा ए को और 5 यूनिट मिलेगा बी को, ये ध्यान में रखना है। ये हो गया फर्स्ट, सेम टाइम डिफरेंट इन्वेस्टमेंट। सेकंड है हमारे पास डिफरेंट टाइम एंड द डिफरेंट इन्वेस्टमेंट। तो देखो इसके बेसिस पे हम देखते हैं कि ए एंड द बी यूजेस 50,000 एंड द 75,000 फॉर 3 ईयर एंड द 2.5 ईयर रिस्पेक्टिवली। ठीक है, ये हो गया। अगर टोटल प्रॉफिट इज 1,80,000 देन फाइंड द एज प्रॉफिट। तो देखो क्या बोला है, जो ए एंड बी है वो ए क्या करता है 50,000 3 साल के लिए इन्वेस्ट करता है और बी 75,000 2.5 साल के लिए इन्वेस्ट करता है फॉर बिजनेस। उसके बाद में उनको जो पर ईयर है, ईयर में जो ए है प्रॉफिट, टोटल प्रॉफिट कितना मिलता है 1,80,000। तो उसको बोला है कि जो ए है उसको प्रॉफिट कितना मिलेगा उसमें से। तो इसके बेसिस पे हमने देखा था अगर डिफरेंट टाइम एंड डिफरेंट इन्वेस्टमेंट है तो हमको प्रॉफिट का रेशियो कैसा कैलकुलेट करेंगे, टाइम इंटू इन्वेस्टमेंट ऐसा कैलकुलेट करेंगे। तो देखो 50,000 इंटू 3, 50,000 इंटू 3, देखो P1 P2 इज इक्वल टू I1 इंटू T1 I2 इंटू T2 I1 इंटू T1, ऐसा ध्यान में रखना है। ठीक है, तो देखो 50,000 इंटू 3 कितना आएगा 1,50,000 एंड 75,000 इंटू 2.5 1,87,500, ये आ गया। तो ये हो गया। तो इसका रेशियो कैलकुलेट करना है हमको। देखो 1 2 ए जो 0 है ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमारे पास आएगा 1500 डिवाइड बाय 1875। ठीक है, ये आ गया। इसको अगर हमने सिंप्लीफाइड फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया तो ये कितना आएगा 5 3 जा 15, 2 जीरो आ जाएंगे, 5 3 जा 15 कैरी 3, 5 6 जा 5 7 जा 35 कैरी 2, 5 5 जा 25। ठीक है, ये हो गया हमारे पास। तो 375 आ गया, ये 300 आ गया। और भी इसको कैसे करेंगे, 5 से अगर डिवाइड जाता है 300 को भी और 375 को भी, अगर 5 से अगर डिवाइड किया 5 6 जा 30, ये आ गया 60, 5 6 जा 5 7 जा 35 कैरी 2, 5 5 जा 25 आ गया। और एक बार इसको 5 से डिवाइड जाएगा, 5 1 जा 5 कैरी 1, 5 2 जा 10, 5 1 जा 5 5 5 जा, ठीक है 12 डिवाइड बाय 15। और इसको 3 से डिवाइड जाएगा, 3 4 जा और 3 5 जा, तो हमारे पास क्या आ गया 5:3। तो देखो ऐसे आपको उसका डिवाइड करके सिंपलेस्ट फॉर्म में आपको कन्वर्ट करना है। ठीक है, ये हो गया। तो देखो हमने क्या किया, हमारे पास था 1500 और द 1875 था हमारे पास। इसको हमने 5 से डिवाइड किया तो 300 आया, 375 आया, और 5 से किया 60 आया और 75 आया, और 5 से किया तो 12 आया और 15 आया, और 3 से किया तो हमारे पास आया 4:5, इसका रेशियो आ गया। तो देखो ये टोटल यूनिट कितना आया हमारे पास 9 यूनिट आया। तो देखो जो 9 यूनिट आया, तो इसको हमको जो प्रॉफिट मिला है टोटल, तो टोटल प्रॉफिट को हमको 9 यूनिट में डिवाइड करना है। तो 9 यूनिट में डिवाइड करने के बाद हमको क्या बोला गया है ए का प्रॉफिट। तो ए का प्रॉफिट, ए का हमारे पास यूनिट कितना आया है 4। तो देखो हम इसको जो हमारे पास प्रॉफिट है 1,80,000 उसको 9 में डिवाइड कर लेंगे, जो हमारे पास आ गया उसको हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास क्या आएगा प्रॉफिट ऑफ ए आ जाएगा। तो देखो हमने जो टोटल प्रॉफिट है उसको 9 से डिवाइड किया इंटू 4 करने के बाद हमारे पास क्या आ गया 80,000। तो देखो 9 2 जा, तो हमारे पास है 200 2000 2000 20,000 आएगा हमारा, सॉरी 20,000 इंटू 4 हमारे पास आएगा 80,000। ये आपको समझ में आया होगा कैसा किया हमने। नेक्स्ट देखते हैं कि एग्जांपल ए एंड द बी यूजेस 2 लाख एंड द 4 लाख फॉर 4 ईयर एंड द 3 ईयर रिस्पेक्टिवली। डिफरेंट अमाउंट है, डिफरेंट इन्वेस्टमेंट है डिफरेंट टाइम के लिए, तो हमको सेम कैलकुलेट करना पड़ेगा। प्रॉफिट रेशियो कैलकुलेट करने के लिए इन्वेस्टमेंट इंटू टाइम करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखते हैं कि कैसा कैलकुलेट करना है। ए क्या करना है 2 लाख 4 ईयर के लिए एंड बी करता है 4 लाख 3 ईयर के लिए। तो हमारे पास आएगा 2 इंटू 4, प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए हमको आएगा इन्वेस्टमेंट इंटू
टाइम, तो 2 इंटू 4 क्या आएगा हमारे पास, उसके बाद में 4 इंटू 3 आएगा, तो 8:12 आएगा। इसको अगर सिंप्लीफाइड किया जाए तो 4 2 जा और 4 3 जा, ठीक है, 2:3 आएगा। ये आ गया हमारे पास, इसका जो रेशियो है ये आ गया। तो ये क्या आ गया, इज इक्वल टू टोटल कितना आ गया हमारे पास यूनिट, 5 यूनिट आ गया। तो 5 यूनिट जो 68 है, तो हमको पूछा क्या गया है, इन द बिजनेस एंड गेट 68,000 प्रॉफिट एट द एंड, फाइंड द प्रॉफिट ईच। तो हर एक सेपरेट प्रॉफिट कितना मिला उनको, तो हमारे पास क्या आ गया, 5 यूनिट आ गया। तो 5 यूनिट को हम इसको डिवाइड करेंगे 5 यूनिट में इनटू जो इंडिविजुअल यूनिट आया है हमारे पास 4 एंड द 2 एंड द 3, इसको उससे मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास आंसर आ जाएगा। देखो प्रॉफिट ऑफ ए इज इक्वल टू 68,000 डिवाइड बाय 5 टोटल यूनिट है, टोटल इनटू इंडिविजुअल यूनिट कितना है उनका, इंडिविजुअल यूनिट कितना है 2 इंटू 2, तो ये आ गया हमारे पास। तो देखो 5 1 जा 5, ठीक है, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, कैरी 3, 5 6 जा 30 और 2 जीरो ऐसे है, ठीक है। ऐसा हमारे पास आया 13,600 इंटू उसका 2 जो इंडिविजुअल यूनिट है उनका, तो इसके बेसिस पे आ गया हमारा 27,200, ये हो गया। और बी का भी ऐसा ही कैलकुलेट करना है, ये आपको समझ में आएगा। उसके बाद में देखते हैं कि कॉम्प्लेक्स, अगर हमारे पास कॉम्प्लेक्स सिनारियो आया कि एक्टिव पार्टनर भी है, स्लीपिंग पार्टनर भी है, तो हमारे पास क्वेश्चन कैसा पूछा जा सकता है एक्टिव और स्लीपिंग पार्टनर के बेसिस पे, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास। क्वेश्चन देखते ही सीधा आपको समझ में आएगा। ए एंड द बी यूजेस 2 लाख एंड द 3 लाख फॉर 4 ईयर एंड द 3 ईयर, ठीक है, इन द बिजनेस। इसमें क्या है, डिफरेंट इन्वेस्टमेंट है पहले से और डिफरेंट टाइम है। बी क्या है, बी इज अ स्लीपिंग पार्टनर, मतलब बी क्या करेगा, इन्वेस्ट कर लेगा 3 लाख 3 साल के लिए और एक इधर बैठ जाएगा। जो बी है, ए बी करेगा, ये जो ए है, ए क्या करेगा, एक्टिव पार्टनर है। तो देखो एक्टिव पार्टनर है, ए इज अ एक्टिव पार्टनर एंड रन बिजनेस एंड गेटिंग सैलरी दैट इज 10,000 पर मंथ। तो इसको क्या मिलेगा, 10,000 महीने का मिलेगा, क्योंकि ये एक्टिव पार्टनर है, काम भी कर रहा है बिजनेस ग्रो करने के लिए। ये आ गया आपको समझ में। देखो उसके बाद में आएगा टोटल प्रॉफिट एट द एंड ऑफ द ईयर, एक साल के एंड में हमको प्रॉफिट मिलेगा 2,90,000, ये समझ में आएगा। तो उसके बाद में हमको कैलकुलेट क्या करना है, देन फाइंड द टोटल मनी गॉट बाय द ए। तो ए को जो एक्टिव पार्टनर है उसको टोटल मनी कितना मिलेगा, उसका सैलरी भी मिलेगा, देखो सैलरी भी मिलेगा, उसके बाद में जो दोनों का जो प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट आने के बाद जो आएगा हमारे पास, सैलरी डिडक्ट होने के बाद जो प्रॉफिट आएगा उसमें से उसका डिविडेंड आएगा जो हम कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो देखते हैं कि कैसा है हमारे पास। तो फर्स्ट कैलकुलेट करेंगे रेशियो। तो फाइंड द प्रॉफिट रेशियो क्या है, तो ए क्या करे, 2 लाख 2 लाख फॉर 4 ईयर एंड द बी करता है 3 लाख फॉर द 3 ईयर। तो हमारे पास रेशियो क्या आएगा, तो रेशियो कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखो हमने क्या बोला है, डिफरेंट इन्वेस्टमेंट डिफरेंट टाइम के लिए, तो हमको प्रॉफिट का रेशियो कैसे कैलकुलेट करना पड़ेगा, इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम। तो देखो इधर प्रॉफिट नहीं, इधर आएगा आई इन्वेस्टमेंट, इधर भी इन्वेस्टमेंट आएगा, इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम, I1T1 डिवाइड बाय I2T2। तो I1 क्या है, इन्वेस्टमेंट 2 लाख 4 ईयर के लिए, तो 4 इंटू 2 क्या आएगा हमारे पास 8, उसके बाद में 3 इंटू 3 9 आएगा, 9 प्लस 9, तो हमारे पास रेशियो क्या आएगा 8:9। तो आपको समझ में आएगा एक कैसा आया 8:9, मतलब हमने देखा था डिफरेंट टाइम डिफरेंट इन्वेस्टमेंट, तो हमारे पास जो प्रॉफिट का रेशियो आएगा वो आएगा इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम, तो 8:9। तो टोटल हमारे पास यूनिट कितना आएगा, 9 प्लस 8 17, तो 17 यूनिट आएगा। ये हो गया हमारे पास, ये तो हमने कैलकुलेट कर दिया है कि दोनों का यूनिट कितना आया, ठीक है। तो हमारे पास पहला आएगा कि ये हो गया हमारा पहला स्टेप। सेकंड स्टेप में हमको कैलकुलेट करना है कि जो सैलरी है वो कितना डिडक्ट होगा उसमें से, जो टोटल प्रॉफिट है उसमें से सैलरी कितना आएगा। तो सैलरी कितना है उसको, पर मंथ 10,000 है, तो बोला है एट द एंड, मतलब एक साल के लिए, तो एक साल के लिए कितना आएगा 1,20,000 आएगा। तो 1,20,000 इसमें से माइनस होगा 2,90,000 से। तो देखो टोटल प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट कितना आएगा हमारे पास, टोटल प्रॉफिट जितना आया था 2,90,000,
माइनस जो एक्टिव पार्टनर है उसका सैलरी, तो 2,90,000 माइनस 1,20,000, तो हमारे पास आएगा 1,70,000। ये आ गया हमारे पास नेट प्रॉफिट। तो ये जो नेट प्रॉफिट आया, इसमें क्या आएगा, दोनों का डिविडेंड होगा, दोनों का प्रॉफिट डिवाइड होगा। तो ये इसके बाद में आएगा सेकंड, थर्ड स्टेप आएगा हमारे पास जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेट प्रॉफिट। तो नेट प्रॉफिट को क्या करना पड़ेगा, हमको 17 यूनिट में डिवाइड करना पड़ेगा। तो ठीक है, तो 17 यूनिट में हमने डिवाइड कर लिया, 1,70,000 डिवाइड बाई 17 हमारे पास कितना आ गया, 80,000 आ गया। 80,000 आ गया, तो 80,000 इंटू 8 क्यों हमने किया कि ए का हमको ये निकालना है टोटल मनी, तो हमारे पास आ गया 80,000। तो टोटल प्रॉफिट में से जो ए है, एक्टिव पार्टनर है, उसको कितना मिलेगा, 80,000 मिलेगा। तो देखो ये आ गई उसका प्रॉफिट में से, और उसका सैलरी कितना था, 1,20,000। तो देखो टोटल जो ए को अर्निंग होगी तो वो कितनी होगी, तो जो उसका शेयर था और प्लस सैलरी, तो 80,000 प्लस 1,20,000, तो टोटल मिला के उसको कितना मिलेगा, 2 लाख मिलेगा। ठीक है, ये आपको समझ में आया होगा कैसा है। ठीक है, तो देखो आज हमने क्या क्या देखा, ये देखो ये आपको आया होगा कि हमने क्या कैलकुलेट किया, पहले स्टार्टिंग में हमने कैलकुलेट किया कि उसका प्रॉफिट रेशियो क्या आएगा, उसके बाद में उसका सैलरी कैलकुलेट किया, उसका सैलरी टोटल में से माइनस करके हमारे पास आया नेट प्रॉफिट। तो नेट प्रॉफिट हमने डिवाइड किया 17 इसमें, 17 यूनिट में, तो 17 यूनिट में कैलकुलेट करने के बाद इंडिविजुअल ए का कैलकुलेट किया, ए का कैलकुलेट करने के बाद हमारे पास आया टोटल 2 लाख फॉर ए को इतना जो है सैलरी को इतना मनी मिलेगा, इतना मनी। ठीक है, कि देखो टोटल मनी गॉट बाय द ए इज 2 लाख। ये आपको समझ में आया। तो देखो आज के इसमें हमने क्या क्या देखा, स्टार्टिंग में देखा कि रेशियो क्या होता है, रेशियो के बेसिस पे हमने एग्जांपल देखे। ठीक है, एग्जांपल x प्लस वाई, एक्स ए इज टू बी, एक्स इज टू वाई, इसके बेसिस पे देखा, ए इज टू बी इज टू सी, 2:3:4। ये सीधा कैलकुलेट नहीं, ये सीधा नहीं ले सकते, इसको क्या करना पड़ेगा, ए इज इक्वल टू 2x, बी इज इक्वल टू 3y, सी इज इक्वल टू 4y, 4x, ऐसा करना पड़ेगा। तो x का वैल्यू निकालने के बाद हम उसको पुट करेंगे, तब हमारे पास वैल्यू आएगा। उसके बेसिस पे हमको जो पूछा गया है वो बोले, वो हम उसके बेसिस पे हम आंसर कैलकुलेट करेंगे। ये हो गया। उसके बाद हमारे पास आया कि हम आपको ट्रिक बताया कि ए इज टू बी है, बी इज टू सी है, तो कैसा कैलकुलेट करना है। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद में हमने देखा कि ये तो हो गया सिंपल, अगर थोड़ा टफ आया, ए डिवाइड बाई बी, अगर डिवाइड में है तो उसका सीधा वैल्यू पुट कर देना है हमको। ठीक है, उसके बाद में देखना है कि 2a 3b 4c ऐसा आया तो कैसा ट्रिक हमारे पास है। उसके बाद में सेम हमने देखा था। ठीक है, इसके बाद में डिस्ट्रीब्यूशन के बेसिस पे हमने प्रॉब्लम देखा कि इसका शेयर कितना है, उसका शेयर का डिफरेंस कितना है। उसके बाद में हमने देखा कि सिंप्लीफाइड रेशियो दिया है, उसके बेसिस पे हमने शेयर कैलकुलेट करना है, तो जो रेशियो है हमारे पास उसको सिंप्लीफाइड इसमें कन्वर्ट करने के बाद हमारे पास आएगा। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद चलते हैं कि प्रोपोर्शनल, फर्स्ट प्रोपोर्शन क्या है, सेकंड, थर्ड एंड द फोर्थ प्रोपोर्शनल कैलकुलेट कैसे करते हैं। थर्ड प्रोपोर्शनल के लिए कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास है ए इज टू बी इज इक्वल टू बी इज टू सी, तो बी बी दोबारा लेना पड़ेगा थर्ड प्रोपोर्शनल कैलकुलेट करने के लिए। उसके बाद में देखा था हमने पार्टनरशिप रूल, तो पार्टनरशिप में देखा था कि सेम इन्वेस्टमेंट डिफरेंट टाइम, सेम टाइम डिफरेंट इन्वेस्टमेंट रहने के बाद हमको प्रॉफिट कैसा कैलकुलेट करेंगे बेस्ड ऑन द इन्वेस्टमेंट। अगर डिफरेंट इन्वेस्टमेंट और डिफरेंट टाइम है तो हमारे पास जो प्रॉफिट आएगा, प्रॉफिट का रेशियो आएगा, वो क्या आएगा, इन्वेस्टमेंट प्लस टाइम पे आएगा। ठीक है, ये हो गया। इसकी बेसिस पे हमने आंसर देखा था। उसके बाद में कॉम्प्लेक्स सिनारियो देखा था, एक्टिव पार्टनर स्लीपिंग पार्टनर, ये अगर हुआ तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये हो गया। ठीक है, होप सो कि आपको समझ में आया होगा, आपको इंपॉर्टेंट लगा होगा कि आपको इससे ही क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे। ठीक है, थैंक यू। मिलते हैं अगले लेक्चर में अगले टॉपिक, इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। ठीक है, थैंक यू।